हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका एक्चुअली 16 17 18 तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है एनआईओएस के अंदर, करेक्ट। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो अभी हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, पीएनएल के बारे में बात करेंगे, ये क्यों बनाया जाता है, रिवेन्यू नेचर आइटम्स क्या होती है, हमारी कैपिटल नेचर आइटम्स क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में एक बार देखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जहां पे हम ट्रेडिंग में क्या क्या वैल्यूज निकलती है, हमारी जीपी कैसे निकलता है, सीओजीएस कैसे निकलता है, हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, वो सारी बात करेंगे हम। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली किस स्टेप के बाद आता है, तो आपको याद होगा जो हमने अकाउंटिंग साइकिल की थी, जब हमने क्या किया था, अकाउंटिंग साइकिल आपको याद होगा। देखिए हमारा पहला स्टेप क्या था, उसमें याद है आपको, रिकॉर्डिंग था। सबसे पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन देन रिकॉर्डिंग। मैं लिख दे रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन था और उसके बाद क्या था, रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड है ना, ओके डन। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या था हमारा, कि हम क्या करेंगे, जब हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, लेजर में लेके जाएंगे। और लेजर के बाद फिर हम क्या करते हैं, लेजर के बाद हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। कहाँ पे, ट्रायल में। कहाँ पे लेके जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं ना। और ट्रायल बैलेंस से हमारे क्या निकलते हैं, हमारे बैलेंसेज निकलते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकलते हैं। ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जहां पे हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हम देखते हैं, सॉरी आइडेंटिफाई करते हैं जो बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है हमारा। ठीक है जी। जब ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और वो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं वापस से इस पूरी क्लासिफिकेशन पे आऊंगा, मतलब पूरे इस स्टेप पे आऊंगा। हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये 4 स्टेप जो है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो ये 4th स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, क्योंकि जो ये ट्रायल बैलेंस है ना, यहां से ही सारी की सारी चीजें हमारी अब कहाँ जाएंगी, 5th स्टेप में जाएंगी। और जो हमारा 5th स्टेप है वो क्या कहता है, वो बताता है जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। और जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें आती है, दो चीजें आती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है एक प्रॉफिटेबिलिटी, और एक आती है आपकी पोजिशनल। प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताती है कि जी आपका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं, दो अकाउंट्स की बात करते हैं। पहली हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट। और एक हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। और पोजिशनल के अंदर हम क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ माय एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एंड कैपिटल। तो ये सब कहां देखने को मिलता है हमें, ये सब हमें देखने को मिलता है बैलेंस शीट में। ठीक है जी। तो ये क्या थी, हमारी कहानी थी जो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं यहां तक। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, देन लेजर में ले गए, फिर उसका ट्रायल किया, ट्रायल में अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको कैसे हमने रेक्टिफाई किया, ये हम प्रीवियस चैप्टर में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब यहां से कौन से बैलेंस हैं जो आपके फाइनल अकाउंट्स में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो इस पे मैं दोबारा से आऊंगा, कौन से ऐसे बैलेंस हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ठीक है। जो कहां पे जाएंगे, आपके फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे, मतलब ट्रेडिंग में, पी एंड एल में और बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है जी। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक की बात आपको क्लियर है, ओके ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। तो ये आज हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें, तो इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए तो मीनिंग पे चलते हैं, पहले पहले चलते हैं अपने मीनिंग पे। तो मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऑब्वियसली जब हमने इतना सब कुछ कर लिया,
कोई भी, जैसे आप भी पूरे साल, आपने पूरे साल मेहनत की, पूरे साल पढ़ाई की, अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई मैं आपको रिजल्ट नहीं बताऊंगा आपका क्या है, या आपका एग्जाम ही नहीं लूंगा मैं, तो मुझे बताइए उसका कोई फायदा है? आप एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट रहा, पूरे साल जो मैंने मेहनत की उसका क्या रिजल्ट रहा? सिमिलरली फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर भी क्या होता है, जब कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना, हमारी आज बिजनेस की क्या पोजीशन है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है ना, ताकि हम इम्प्रूवमेंट्स कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, मतलब हम उसकी पूरी लाइफ को, बिजनेस की पूरी लाइफ को पर्टिकुलर पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और उस एक पीरियड को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर यानी कि हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा क्या चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। डन जी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस ने पूरे साल जो मेहनत किया उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या हमारे बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की आज की डेट में क्या पोजीशन है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा जहां पे हमने अपनी पूरी ट्रांजैक्शन को क्या कर लिया है, समराइज करके, उसको क्लासिफाई करके, और क्लासिफाई करके समराइज करके, और उससे कुछ बैलेंसेस हमने निकाल लिए। ठीक है जी। अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे। तो वही बता रहा है ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट आर प्रिपेयर्ड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक की। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दिस इज माई अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसमें विच इज जनरली 1 ईयर, जो कि क्या होता है 1 ईयर। तो देखिए 1 ईयर कंप्लीट हो गया। दीज इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया, इनकम या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जिसमें क्या आता है, हमारा ट्रेडिंग आता है और P&L आता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे, और क्या इंक्लूड होता है इसमें, एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो पोजीशन बताता है एसेट और लायबिलिटी की, दैट इज माई बैलेंस शीट। तो पोजीशन ऑफ माय एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, दैट इज नोन एज द बैलेंस शीट। अब ये पोजीशन कब की बता रहा है? पोजीशन पूछ रहा है आपसे 31 मार्च की। किस डेट की पूछ रहा है? 31 मार्च, जिस साल आपका खत्म हुआ है ईयर, उसमें 31 मार्च को आपकी क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये पूछ रहा है। करेक्ट जी। चले आगे देखिए अब। तो आई थिंक ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। जो स्टेटमेंट होती है क्या शो करती है, ये स्टेटमेंट शो करती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जो कि हमारे में कितना होता है, पर्टिकुलर पीरियड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कितना होता है, 1 ईयर होता है। उसके बाद आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। ठीक है, या आज की डेट में आपके बिजनेस की जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो क्या है, हम उनके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है जी। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसकी थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ा दूं। एक सेकेंड बस, है ना जी। ठीक है जी। अब आपको ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल रहेगा। ठीक है जी। यस, नाइस। ठीक है। तो आपकी पोजीशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस बताता है, और क्या होता है, पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट बताता है। चलिए, अब टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें हम क्या चेक करते हैं, असर्टेन क्या क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए चेक होते हैं। ठीक है, और कि बिजनेस ने पूरे साल में, एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कितने एक्सपेंसेस किए, कितनी इनकम हुई वहां से। और क्या सर्टेन होता है, इससे क्या निकलता है, और आपकी पोजीशन पता चलती है एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। और वो स्पेसिफाइड क्या होता है, अप्रैल टू मार्च होता है। क्या होता है जी, अप्रैल टू मार्च। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या क्या होती हैं, हम उनके बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं जी। पहला हमने देखा बैलेंस शीट, जिसको मैंने अभी क्या बोला, पोजिशनल स्टेटमेंट, जो क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अभी कैश फ्लो को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश फ्लो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे हम सिर्फ दो चीजों की बात करेंगे, दैट इज माय ट्रेडिंग एंड P&L, और मेरा बैलेंस शीट। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर किसी कंपनी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर आपका टर्नओवर इतने करोड़ से जाता है तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका एक चैप्टर है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम क्या समझ रहे हैं, बैलेंस शीट समझेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, अभी हमें पता चल गया भाई। अभी तो हमने देखा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो साफ पता चल रहा है कि भैया पोजीशन चेक करनी है अपने को, पोजीशन ऑफ माय बैलेंस शीट। ठीक है जी। पोजीशन ऑफ माय एसेट्स एंड माय लायबिलिटीज।
पोजिशन ऑफ माई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कब? एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड। और क्या पता चलता है? ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली यहीं से हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, हमें आगे क्या करना है। तो इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह से हमें क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है हमारे बिजनेस की हेल्थ के बारे में, हमारे बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, या हमने अभी तक जो मेहनत किया, जो काम किया, उसका क्या रिजल्ट आया उसके बारे में। ठीक है जी। और क्या करता है? मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो एक आपका चैप्टर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम देखते हैं एक चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, जो शायद आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? इन्हीं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के ही क्या करती है? रेशियोज निकालती है और रेशियो के बेसिस पे डिसीजन लेती है कि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको बनाना है कि नहीं बनाना है, या बनाना है या बाहर से बनवाना है, या हमें इस प्रोडक्ट को बंद कर देना है, या हमें मैनेजमेंट में क्या डिसीजन लेने, हमारी एसेट से क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका टर्नओवर कैसा चल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है। तो ये सारे डिसीजन जो है लिए जाते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या लिए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। ऑब्वियसली सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो अपने कर्जे को पे ऑफ करने में, चुकाने में कितना कैपेबल है। तो ये आपका बैलेंस शीट से पता चलता है। तो एक रेशियो हम चेक करते हैं, जिस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। हम उस रेशियो क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो। तो वो जो डेट इक्विटी रेशियो होता है ना, वही हमें बताता है। तो देखिए यहाँ पे एक रेशियो होता है हमारा डेट अपॉन इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो। और एक रेशियो होता है हमारा करंट रेशियो, जिसको हम करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं। ये जो आपका रेशियो होता है करंट रेशियो, ये आपका क्या बताता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है। मतलब आपका बिजनेस एक साल के अंदर अंदर जो होने वाली लायबिलिटीज है आपकी, उनको पे ऑफ करने में कितना कैपेबल है, उसके बारे में ये बात करता है। डेट इक्विटी जो बात करता है, ये लॉन्ग टर्म में आप अपने कर्जे को चुकाने में कितना कैपेबल है उसके बारे में बताता है। तो ये सब जो है हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ से? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डेट इक्विटी, ये सब कहाँ से मिलेगा? ये सब मिलेगा आपको बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट का मतलब ही क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या फाइनल अकाउंट्स होता है। बात समझ में आई? तो ये सब क्या थे? असर्टेन रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। रिजल्ट बताता है ऑब्वियसली। रिजल्ट क्या? या तो प्रॉफिट है आपको, या क्या, या तो आपके बिजनेस ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया है, या लॉस कमाया है, या ब्रेक इवन की सिचुएशन में। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में है। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे चलते हैं। अब कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। यही हमारा बेस है, यही हमारा क्या है? आधार है, जिसके बेसिस पे हम क्या करने जा रहे हैं? जिसके बेसिस पे हम ये आइडिया लगाएंगे कि हमारा कौन सा बैलेंस ट्रायल बैलेंस से उठ के बैलेंस शीट में जाएगा, और कौन सा बैलेंस हमारा जो है वो P&L में जाएगा। करेक्ट। तो उसके लिए बस एक सेकंड रुक जाइए जी। कोई बात नहीं, कोई नहीं सर, इट इज ए पार्ट ऑफ द क्लास। चलिए चलिए, कोई नहीं, जब तक हम अपना करते रहते हैं, है ना, कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे रिवेन्यू और कैपिटल। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए, जो हमने पिछले चैप्टर्स किए ना, वही हमारे क्या बनेंगे? बेस बनेंगे, है ना। वो जो पिछले चैप्टर्स हैं वही हमारे क्या है? बेस हैं, आधार हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट को। कैसे आधार है? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के बैलेंसेस की। तो ये देखिए, ट्रायल बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या होता है भाई? ये आइटम आपको मिलेंगी कहां से? ये आपको ट्रायल बैलेंस से तो मिलेंगी। आपको जितने भी बैलेंस मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस से। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया, हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में, लेजर के बाद हम कहां पे लेके आए फाइनल बैलेंस को? ट्रायल बैलेंस में। अब यही यही बैलेंस क्या है? हमें लेके जाएंगे ट्रेडिंग, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तक और हमारी बैलेंस शीट तक। ठीक है जी। अब वो बैलेंस होते कितने तरीके के हैं, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है, ये कितने तरीके के हो सकते हैं। तो वो है हमारे यहाँ पे, ये देखिए, वो कहाँ पे है जी? यहाँ पे। तो कुछ बैलेंसेस होंगे जो रिवेन्यू नेचर के होंगे, और कुछ बैलेंसेस ऐसे होंगे जो क्या होंगे? कैपिटल नेचर के होंगे। ये कहाँ पे होंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होंगे। समझ में आ रहा है ना? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही जो आपके बैलेंसेस निकल के आए, जिनका हमने ट्रायल किया, उसमें 4 तरह के बैलेंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने तरह के? 4 तरह के बैलेंस।
ठीक है जी। अब वो आइटम या बैलेंस जो भी बोलूं मैं उसको, तो मैं अभी उसको आइटम बोल रहा हूँ। वो आइटम जो पर्टिकुलर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर देखने को मिल रही है, वो आइटम या तो हमारी रिवेन्यू नेचर की आइटम होगी या कैपिटल नेचर की आइटम होगी। अब बात आती है सर रिवेन्यू नेचर क्या है और कैपिटल नेचर क्या है। तो रिवेन्यू और कैपिटल नेचर के बारे में अगर हम बात करें, तो रिवेन्यू नेचर जो होता है वो आइटम्स होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। ठीक है, रिकरिंग मतलब जो बार बार हो रही है बिजनेस के अंदर, जैसे मैं रेंट पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करूंगा, सैलरी पे करूंगा, है ना, रिफ्रेशमेंट वगैरह का खर्चा है जो रेगुलर बेसिस का खर्चा है बिजनेस का, और जो होता ही होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो गए, ये सब। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस की अगर बात करूं, तो ऐसे खर्चे होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर नेचर पे नहीं होते हैं, मतलब वो हर साल या हर महीने नहीं होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आकर होते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। जैसे कि आपने बिल्डिंग बनवाया, है ना, आपने कोई एसेट खरीदी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी है, क्या ये हम बार बार खरीदते हैं? नहीं। बिजनेस में एक बार हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हमारे बिजनेस में रहती है। लेकिन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हम हर बार खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं, यस, रेगुलर इंटरवल पे हम खरीदते हैं, हर साल हर महीने खरीदते हैं। ठीक है, क्या हम सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब हम रेगुलर पे करते हैं? यस, पे करते हैं। तो ये जो रेगुलर वाले हैं, जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं या आइटम्स हैं, वो क्या होते हैं? रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं। और जो रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो क्या होते हैं? कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं। अब वो आइटम जो है, जो भी जिस आइटम की हम बात कर रहे हैं, वो आइटम या तो रिसिप्ट होगी या क्या होगा? पेमेंट होगी। अगर वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, तो इसका मतलब क्या है? वो रिकरिंग नेचर है। रिवेन्यू का मतलब क्या है जी? रिकरिंग। मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या है? रिकरिंग। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? नॉन नॉन रिकरिंग। ठीक है जी। तो रिकरिंग मतलब जो बार बार हो, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, है ना जी। जो क्या हो? अरे अरे भाई, बार बार हो, और जो बार बार ना हो। ठीक है, तो कैपिटल नेचर आइटम्स हुए हैं। जैसे अब इसमें आ जाओ, या तो वो रिसिप्ट होगी या क्या होगी? वो पेमेंट होगी। अगर मैं बोलूं कि वो कैपिटल नेचर की क्या है? रिसिप्ट है, कैपिटल सॉरी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, तो इसका मतलब वो ऐसी रिसिप्ट है जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। जैसे कि सेल, सेल आपकी होती रहती है, पैसा आपके पास आता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस ही है जिसमें आपको कमीशन मिलता है, तो कमीशन आपकी क्या है? रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। रेंट रिसीव कर रहे हो आप, आपने कोई बिल्डिंग जो है वो उधार किराए पे दे रखी है, उस पे क्या आता है? रेंट आता है, तो वो भी क्या है? रिकरिंग नेचर का है। तो ये सब इनकम जो हमें देखने को मिल रही है, ये क्या है? रिकरिंग नेचर की, रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। ठीक है, ऐसी वो रिसिप्ट जो आपको वो खर्चे, ये तो हो गई रिसिप्ट की बात। अब रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, यानी वो खर्चे जो आपके बार बार होंगे, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस, पावर। ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, है ना, जैसे सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं। वो सब क्या है? रेगुलर रेगुलर नेचर के खर्चे हैं जो बार बार होंगे। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। वो इनकम जो आपको बार बार मिलती है, रेगुलर इंटरवल पे मिलती है, दैट आर नोन एज दी रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट। तो रिवेन्यू नेचर मतलब जो रिकरिंग नेचर का होगा, बार बार होगा। ठीक है, ऐसे खर्चे जो बार बार हो रहे हैं, दैट इज रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ऐसी इनकम जो बार बार हो रही है, दैट इज रिवेन्यू नेचर इनकम। ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आए, कैपिटल नेचर के अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। जैसे आपने बिजनेस करने के लिए लैंड खरीदा, आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया। ठीक है, तो ये जो सब है, ये क्या बार बार करेंगे? क्या नहीं, हमने एक बार बना दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे। तो ये सब क्या है? हमारे ऐसे खर्चे हैं जो बार बार नहीं होंगे। ऐसी कुछ रिसिप्ट आपके पास ऐसी होंगी जो बार बार नहीं मिलेंगी आपको। जैसे कि आपने क्या किया? लोन लिया। जैसे कि आपने लोन लिया, लोन ले लिया, या कैपिटल इंट्रोडक्शन किया बिजनेस मालिक ने, या आपने शेयर इशू किया। ठीक है, शेयर वगैरह इशू किए, तो ये रिसिप्ट ही तो है। लेकिन क्या ये हम बार बार करते हैं? लोन हम हर साल, हर बार, हर इंटरवल पे लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यानी ऐसी रिसिप्ट जो रिवेन्यू नेचर की नहीं है, कैपिटल मतलब जो बार बार नहीं हो रही है, वो सब क्या है? हमारी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है, जिसमें हमारा लोन आ गया, बैंक लोन वगैरह हो गया, आपने शेयर इशू कर दिया, आपने डिबेंचर इशू कर दिए। ये सब क्या है? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, जो कि बार बार बिजनेस के अंदर नहीं होती है। तो ऐसी जो रिसिप्ट होती है उनको कैपिटल नेचर की रिसिप्ट बोलते हैं। और ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं बिजनेस के अंदर, जनरली ये बड़े अमाउंट के होते हैं।
जनरली क्या होते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर से बात करें, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस, पावर, ये होता है ना इधर तो, लेकिन इधर क्या होता है, इधर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो कंपैरेटिवली हमें देखने को मिल रहा है ना कि भाई ये बड़े अमाउंट के खर्चे हैं और ये बार बार नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। ऐसी रिसिप्ट की बात करें, ये बार बार नहीं हो रही है रिसिप्ट, ये बार बार हो रही है। तो जो रिकरिंग नेचर है वो क्या है, आपका रिवेन्यू नेचर है, और जो नॉन रिकरिंग नेचर है इसका मतलब वो क्या है, कैपिटल नेचर है। अब कैपिटल के अंदर दो तरह की चीजें हैं, रिसिप्ट है और क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। ऐसी रिवेन्यू के अंदर भी रिसिप्ट है और क्या है, आपका एक्सपेंडिचर। अगर ये बात क्लियर हो गई है आपको, तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज, इसका मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं अपनी इस वाली स्लाइड पे, तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो बैलेंसेस हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है जी। ठीक है, कैसे खत्म हुआ है, देखिए हमारे पास जो बैलेंसेस हैं, तो बैलेंसेस हमारे पास दो तरह के हैं, एक डेबिट बैलेंस है और एक क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अब जो ये दो तरह के बैलेंस हैं, दो तरह के बैलेंस हैं, इनमें चार चीजें हो सकती हैं। ठीक है जी, चार चीजें हो सकती हैं कि, इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक सेकेंड। ये जो दो तरह की चीजें हैं, इनमें चार चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है चार, या तो वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, या वो क्या है, एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू का, या वो क्या है, रिसिप्ट है, किसकी, रेवेन्यू की, या वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का, और या वो रिसिप्ट है, रेवेन्यू की। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि डेबिट वाली रिसिप्ट होती है कि क्रेडिट, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसमें हमें कितने ट्रायल बैलेंस जो हमारा है, जो ट्रायल बैलेंस हमारा होता है उसके अंदर हमारे ये बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी के अंदर हमारी क्या होंगी, रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी, इसी के अंदर हमारी कैपिटल रिसिप्ट होंगी, इसी के अंदर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, और इसी के अंदर हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ होंगी, यही होंगी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो होंगी, वो समझ में आ गई बात, लेकिन एक बात ये बताइए कि इनमें से कौन सी चीज कहाँ जाएगी। मतलब क्या है, अगला स्टेप जो हमारा है वो क्या है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो अगला स्टेप क्या है जी हमारा, हम बनाने जा रहे हैं क्या, फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बनाने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हमने अभी देख ही लिया था, क्या चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक में हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं। हम क्या देखते हैं, एक तो हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और एक हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम क्या देखते हैं, पोजिशनल, क्या देखते हैं हम, पोजिशनल। और पोजिशनल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं जी, बैलेंस शीट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये बताइए, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन इनमें कौन से बैलेंसेस हमारे जाने हैं, कौन सा बैलेंस हमारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाएगा, और कौन सा बैलेंस हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहां तक की बात आई थिंक हम लोग को समझ में आ गई है कि हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग की, जर्नलाइजिंग के रूल्स लगा के, डेबिट रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के लगा के, उसके बाद हमने क्या किया, उन एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट किया, लेजर से हमने बैलेंस निकाला, वो ट्रायल में बैलेंस हमने लेके आए, ट्रायल में हमने उनका ट्रायल किया, जहां गलती थी उनका रेक्टिफिकेशन कर लिया। अब रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमारे पास कुछ बैलेंसेस हैं, वो बैलेंसेस कितने तरीके के हैं, वो बैलेंस हमारे चार तरीके के हैं, या तो वो रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, या कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, या रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, या कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद ये बताइए कि इसके बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना है तो उसमें हम कौन से बैलेंसेस कहाँ लेके जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना, तो मैं अभी एक कॉमन अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है जी।
अभी मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक साथ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये क्या है, अमाउंट है। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है हमारा, तो दिस इज माय पर्टिकुलर, दिस इज माय अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर, और ये क्या है हमारा अमाउंट, और ये क्या है हमारी डेबिट साइड है, और ये क्या है हमारी क्रेडिट साइड। आई थिंक ये तो सभी को क्लियर है भाई, है ना। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है अकाउंट में। ठीक है, और हमें पता है ये कौन सा है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे जाता है, कौन सा रूल डील करता है इससे, नॉमिनल का रूल लगता है इसमें। नॉमिनल अकाउंट का क्या लगेगा इसमें रूल, मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है जी, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलिए भाई बात तो समझ में आ गई। कह रहा है जी जितने भी एक्सपेंस लॉस हैं, जितने भी क्या है एक्सपेंसेस लॉसेस, उनको क्या करिए, डेबिट करिए। तो ये तो डेबिट साइड है, कर दिया जी। और जितनी आपकी क्या है इनकम्स हैं, जितनी भी क्या है आपकी इनकम्स हैं, और जितने भी आपके क्या है गेन्स हैं, उनको क्या करिए जी, क्रेडिट करिए। तो बिल्कुल कर दिया जी, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है, इनकम तो दो तरह की है भाई, रिसिप्ट या इनकम तो हमारी दो तरह की है ना। रिसिप्ट या इनकम हमारी दो तरह की है, कौन सी है, कैपिटल भी है और रिवेन्यू भी है। अभी हमने बात की ना, ये देखो, ये देखो, अभी हमने बात की ना, जो हमारी रिसिप्ट है या इनकम है वो दो तरह की दिख रही है हमें जी। कौन कौन सी रिसिप्ट दिख रही है हमें, एक हमें दिख रही है जी हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, और सर रिवेन्यू रिसिप्ट, और एक हमें दिख रही है हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। तो किसको कहाँ ले जाए भाई, दोनों रिसिप्ट जाएंगी क्या, या एक जाएगी, तो कौन सी जाएगी, कैपिटल जाएगी या रिवेन्यू जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। चलिए अब मैं इस डाउट को भी क्या कर देता हूँ, इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। वो क्या है जी, वो है कि एक्सपेंस लॉस जाएंगे डेबिट में ही जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इनकम और गेन जाएगी डेबिट में ही जाएगी, बिल्कुल सही बात, क्रेडिट में जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कौन सी वाली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंस और लॉस जो जाएंगे ना, वो कौन से जाएंगे हमारे, रिवेन्यू वाले जाएंगे। किस कौन से वाले जाएंगे, रिवेन्यू नेचर के। कौन से वाले जाएंगे, रिवेन्यू नेचर के। और इनकम गेन भी कौन सा जाएगा, रिसिप्ट वाली साइड जो जाएगी वो भी कौन सी रिसिप्ट जाएगी, रिवेन्यू नेचर की। कौन सी जाएगी, रिवेन्यू नेचर की। मतलब, और रिवेन्यू नेचर का क्या मतलब है, रिकरिंग नेचर वाली। कौन सी जाएगी, रिकरिंग नेचर वाली। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक सेकेंड, रिकरिंग नेचर वाली, जो बार बार होनी है। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको एनालाइज करें, तो ये वाली साइड, ये वाली रिसिप्ट, मतलब सॉरी एक सेकेंड, मतलब ये दोनों चीजें, कौन कौन सी दोनों चीजें, ये आपका रिवेन्यू वाली जो रिसिप्ट है और रिवेन्यू वाली जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, वो कहाँ पे जाने हैं आपके, ये दोनों ही आपके कहाँ जाएंगे, ये आपके जाएंगे ट्रेडिंग, कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से, ये वाले भी और ये वाले भी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब रिसिप्ट है तो ऑब्वियसली इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंस है तो इसका मतलब ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। तो देखिए हमने यही तो लिखा है, हमने यही तो लिखा है यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, रिसिप्ट कहाँ गई है हमारी, रिवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट है वो कहाँ गई, क्रेडिट साइड में, और रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ गए, हमारे डेबिट साइड में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर ये तो समझ में आ गई बात कि ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में, मतलब ट्रायल बैलेंस में हमारी चार तरह की आइटम्स होती हैं। हमारी ट्रायल बैलेंस में कितनी तरह की आइटम होती हैं, चार तरह की आइटम होती हैं। वो चार तरह की आइटम कौन कौन सी हैं सर, वो है जी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम जो बार बार हो रही है वो रेवेन्यू नेचर है। ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है, रेगुलर नेचर की नहीं होती है, दैट इज माई कैपिटल नेचर। ठीक है, अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे चार तरह के बैलेंस मिलेंगे। एक हमें मिलेगा रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। एक हमें मिलेगा कैपिटल नेचर की रिसिप्ट, कैपिटल नेचर के पेमेंट।
अब हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया जी। रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू नेचर की जो इनकम है वो हमारी कहाँ जानी है, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर की इनकम हमारी कहाँ जानी है, वो जानी है हमारी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, ठीक है जी। और कैपिटल नेचर की और रिसिप्ट और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर वो हमारे अभी बच गए, उनके बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे इधर से क्या क्या चले गए, हमारे रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर चले गए, एक सेकेंड, हमारा क्या हो गया जी, रिवेन्यू नेचर का हमारा एक्सपेंडिचर चला गया कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो ये हमारा चला गया ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, ये। और क्या चला गया, रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट भी हमारी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में चली गई, ठीक है। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया है, मैंने दोनों बार शायद रिवेन्यू नेचर लिख दिया है, इसको मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ। रिसिप्ट जो है ये कौन सी है, कैपिटल है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमारा चला गया और ये भी चला गया, कहाँ पे, ये दोनों कहाँ चले गए आपके, ये दोनों चले गए आपके पीएनएल अकाउंट में। बचे कौन से दोनों, अब हमारे बचे कौन से, एक तो हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर बचा और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट बची, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, अब क्या बचा आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बचा, बैलेंस शीट ही तो बचा बस, क्या बचा, बैलेंस शीट। तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अब रिसिप्ट क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट में जाएगी, और बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड होती कौन सी है, लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और डेबिट साइड हमारी कौन सी होती है, एसेट्स होती है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है वो हमारे कहाँ जाएंगे, तो हमें ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब हम बना रहे हैं इधर एक छोटी सी बैलेंस शीट, ठीक है जी, हम बना रहे हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट, दिस इज माय लायबिलिटी, दिस इज माय एसेट, ठीक है, ये लायबिलिटी है हमारी, ये हमारी एसेट्स है। यहाँ पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा कैपिटल नेचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएंगे, क्या जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जितनी भी एसेट आपको पता चले वो सब कहाँ जाएंगे, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो बड़े खर्चे होते हैं, रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एसेट साइड में, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, एसेट्स। और जितनी भी आपकी रिसिप्ट हैं, कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये हमारी कहाँ जाएंगी, सब लाइबिलिटी साइड में चली जाएंगी। जैसे बैंक लोन हो गया, इक्विटी से आपने वैसा उठाया, डिवेंचर से उठाया, आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, ये सब आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए, एक बार ब्रीफ कर दूं, एक बार ब्रीफ कर दूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया जी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल में, रूल ऑफ जर्नल से, रियल नॉमिनल पर्सनल के रूल से। फिर वहां से हमने क्या किया, उन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया, लेजर में पोस्ट करने के बाद वहां से क्या किया जी, कुछ बैलेंसेस निकले हमारे, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। वो बैलेंस या तो डेबिट के थे या क्रेडिट के थे, तो कहाँ ले गए उनको, डेबिट वालों को ट्रायल बैलेंस में डेबिट में ले गए, क्रेडिट वालों को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में ले गए। फिर क्या किया जी, एनालिसिस किया कि कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है रेक्टिफाई किया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर हमने किया। अब हमारे पास बैलेंस बन के तैयार हो गए जी। अब वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस है वो कितने तरीके के हैं, वो जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस है वो कितने तरीके हैं, वो 4 तरीके के हैं, या तो वो रिवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के हैं। रिवेन्यू नेचर में भी या तो रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर में भी या तो रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर, कितने हो गए, 4 तरह के। उन 4 में से जो रिवेन्यू नेचर वाले हैं वो कहाँ जाते हैं, वो आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाते हैं। रिवेन्यू नेचर वाले भी अगर एक्सपेंस है तो वो डेबिट में जाएगा, इनकम है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ऐसी कैपिटल नेचर वाले कहाँ जाते हैं, आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। अगर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में जाएगी। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है, और मैंने भी, मुझे लग रहा है कि शायद अच्छे तरीके से समझा दिया है। क्लियर है जी, चलिए, वेरी नाइस। तो यही हमारा क्या होता है जी, बेस होता है। रिवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और रिसिप्ट के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो बैलेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस से वो कहाँ जाना है। इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस इज द फाउंडेशन टू प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट्स। अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है ना, या उसमें कहीं गलती है, इसलिए मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था, अगर कहीं डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि हमें अगर उसको उससे फाइनल अकाउंट्स को बनाना है, तो उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट बना के फटाफट से क्या करते हैं, मैच करके, ताकि हम आगे फाइनल अकाउंट्स बना सकें। जब हमें गलती पता चल जाएगी तब उसको क्या कर देंगे, हम उस गलती को हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है जी। इसलिए मैंने बात की थी। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमारा आधार होता है, बेस होता है, किसका, फाइनल अकाउंट्स का। उसके बिना आप ना तो ट्रेडिंग पीएनएल ना बैलेंस शीट कुछ नहीं बना सकते हो। और ट्रायल बैलेंस का आधार क्या होता है, जर्नल, लेजर, लेजर से हमारे क्या निकलते हैं, बैलेंसेस निकलते हैं और जो ट्रायल में आते हैं। और लेजर का आधार क्या होता है,
आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक वो लेजर में नहीं आएगा, जब तक लेजर में नहीं आएगा तो आपका ट्रेडिंग उसमें नहीं जाएगा, ट्रायल में नहीं जाएगा, और जब तक ट्रायल में नहीं जाएगा तो आपका ये सब नहीं बन पाएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपके बैलेंसेस कहाँ से उठा रहे हैं, ट्रायल से उठा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं जी, बहुत इजी है, जल्दी से देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पर्पस क्या होता है। ठीक है जी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम क्या करते हैं, एसेट को एक्वायर करते हैं, अभी आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम एसेट खरीदते हैं ना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये आपके रेगुलर मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो आते हैं इसमें, यानी ये रिकरिंग है और ये क्या है, नॉन रिकरिंग। अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ये आपकी अर्निंग को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद इंटैक्ट रखने में, और उसके बाद क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ बेनिफिट क्या है जी इसका, इट्स बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ इयर्स। तो मैंने आपको बताया था, मैंने कोई एसेट खरीदी और वो बिजनेस में 10 साल के लिए, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं पूरे 10 साल में मिलेंगे मुझे। लेकिन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस, ये तो भाई सेम ईयर में खत्म हो जाता है ना। मैंने किराए पे लिया और अगले महीने जो है पेमेंट कर दिया, उससे अगले महीने पेमेंट कर दिया, उससे अगले महीने इलेक्ट्रिसिटी का भी कर दिया, तो इसके बेनिफिट जो होते हैं वो सेम ईयर में क्या हो जाते हैं, खत्म। लेकिन मैंने 50 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई एसेट खरीदा है, क्या वो सारा का सारा बेनिफिट एक साल में दे देगी, नहीं। वो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या करती है, तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, पूरा लाइफ ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट जो होते हैं वो उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में एक्रूव भी होते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्लेसमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लेसमेंट मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, अभी मैंने बताया भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा भाई, एसेट साइड में नहीं जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा। यही तो बात की थी अभी हमने, तो इट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, एंड इट शोन इन दी आइटम ऑफ द एसेट। और कहाँ दिखाया जाता है इसको, एसेट साइड में दिखाया जाता है, अभी बताया था आपको। फिर मैंने ये क्या बताया था, बताओ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाता है। किधर साइड जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में जाएगा। तो देखो, इट इज एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और कहाँ दिखाई जाती है, डेबिट साइड में दिखाई जाती है दोनों। भाई इजी है बिल्कुल, अभी हमने किया, समझ में आ गया जी, आसान था कि नहीं था। इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, बैलेंस शीट में होगी, एसेट साइड में। इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी आपकी, इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी आपकी, इसकी प्लेसमेंट होगी आपकी ट्रेडिंग एंड पीएनएल साइड, पीएनएल में, डेबिट साइड में। पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये नंबर ऑफ इयर्स में इसके बेनिफिट डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस के अंदर रहनी है, लेकिन इसके बेनिफिट हमें सेम ईयर में मिलकर कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे हमने 2 महीने के लिए क्या किया, पूरे साल हम बिजनेस में हमने रेंट पे लिया और उसके किराया हमने पे कर दिया, खत्म, है ना। एम्प्लॉय से बेनिफिट लिया और उसको सैलरी पे कर दिया, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया उसका पेमेंट कर दिया। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो बार बार हमारे होते रहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, वन टाइम में आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, बेनिफिट देता है, तो ओवर द ईयर बेनिफिट देता है ये। ठीक है जी, ये अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, बिजनेस की इंक्रीज करता है, और इससे क्या होती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो मेंटेन रहती है। ठीक है, और इसका पर्पज क्या है, ये फिक्स एसेट को खरीदने के लिए किया जाता है, और ये मेंटेनेंस ऑफ द फिक्स एसेट, जैसे फिक्स एसेट के मेंटेनेंस के लिए मतलब डेप्रिसिएशन हो गया, उसमें फ्यूल हो गया, उसका मैं ग्रीसिंग हो गई, ऑयलिंग हो गई। ठीक है, ये सारे खर्चे करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए जी, आगे देखिए, दोनों के बीच में अब वो तो था हमारा क्या, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट की। इसको देखिए, अब ये भी बिल्कुल आसान है, अभी हमने बात किया था भाई, कैपिटल वर्ड लग गया ना तो कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। रिवेन्यू वर्ड लग गया तो कहाँ जाएगा, अरे भाई ये देखिए वर्ड क्या लगा है, कैपिटल, कैपिटल, तो कैपिटल है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी रिसिप्ट है ना, तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट की कौन सी होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी। इधर आ जाइए, रिवेन्यू वर्ड लग गया तो रिवेन्यू का मतलब है ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाएगा। किधर जाएगा, रिसिप्ट है ना, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। सोर्सेज क्या है, कह रहा है ये जो रिसिप्ट होती है ना, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट, ये बिजनेस में नॉर्मली अराइज नहीं होती है। ये तो आपने कहीं से लोन लिया, कहीं से आपने पैसा लिया, किसी से उधार लिया, वहां से आता है, बिजनेस से अराइज नहीं होता। रिसिप्ट डू नॉट अराइज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उससे नहीं होता है। लेकिन ये जो रिसिप्ट होती है ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, हमने डेटर्स से पैसा मिल रहा है तो हमने सेल किया, इसका मतलब तो सेल करना क्या, बिजनेस का ऑपरेशन है, तो वहां से जो पैसा मिलता है आपको, दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद नेचर की बात करें तो ये
कैपिटल नेचर की जो होती है एंड हेंस आर नॉट ट्रीटेड एज एन आइटम ऑफ इनकम। तो ये कैपिटल नेचर की है इसलिए इसको इनकम नहीं मानेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर की है ना, तो इसलिए इसको कहाँ मानेंगे, इनकम मानेंगे। और इनकम मानेंगे तो पीएनएल में कहाँ दिखा देंगे, इनकम साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ये नॉन रिकरिंग होती है और ये क्या होती है, रिकरिंग होती है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, ठीक है जी, बैलेंस शीट क्या होती है, और उसको कैसे बनाया जाता है, उसके क्या न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में आज हमने क्या क्या किया, हमने रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। हमने समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे क्या होती हैं, वो कैसे बनाई जाती है, उनका सोर्स क्या होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा किसके बाद आती है, पूरा प्रोसीजर जो हमने देखा उसके बारे में हमने बात की, ठीक है जी। तो आज जो ये क्लास है हमारी, आज मैं इसको यहीं पे क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, अब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये पूरा क्या है, आपका थ्योरी पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ एकदम कंप्लीटली बनाएंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे विद ऑल दी एडजस्टमेंट, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो चलिए एक बार ट्रेडिंग एंड पीएनएल थोड़ा सा इसकी वो देख लें क्या, एक थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा एंथुजियाज्म बना रहे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है जी, प्रिपेयर किया जाता है क्या करने के लिए, अभी हमने बात करी ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या प्रिपेयर करते हैं कि हमने जो गुड्स परचेज किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है, और उसके बाद हमने उसको जब सेल किया तो उससे हमने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया है, ठीक है, ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जितनी भी आपने टोटल सेल की है उसमें से माइनस कर देंगे जितना उस माल को बनाने में खर्चा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन बनाने में मेरा खर्च हुआ 7 रुपए, कितना खर्च हुआ, 7 रुपए, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेकिन जब इस गुड्स को मैंने सोल्ड कर दिया तो मेरे को इनकम, इसका सेलिंग प्राइस कितना मिला, जब मैंने इस गुड्स को सोल्ड कर दिया तो मुझे सेलिंग प्राइस कितना मिला, सेलिंग प्राइस था मेरा 8 रुपए, 10 रुपए मान लीजिए। तो 7 रुपए मेरी लागत लगी, 10 रुपए मुझे उधर से मिल गया। तो मुझे अगर प्रॉफिट चेक करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो कैसे चेक करूंगा भाई, 10 रुपए में से 7 रुपए माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो जितना बचा वो मेरा क्या प्रॉफिट है। तो वही कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है वो माइनस कर दी जाती है कहां से, आपकी सेल में से, कहां से, सेल में से। जिससे कि फिर क्या होता है, इन केस ऑफ टोटल सेल वैल्यू एक्सीड, अगर हमारी सेल वैल्यू ज्यादा होती है किससे, हमारी कॉस्ट से। जैसे हमारी सेल वैल्यू कितनी थी 10, कॉस्ट कितनी थी 7, अभी हमने देखा ना सेल कितनी थी 10, कॉस्ट कितनी थी हमारी 7, तो हमें 3 रुपए क्या हुआ प्रॉफिट। तो वही कह रहा है अगर वो एक्सीड कर जाती है तो क्या होता है नेट सेल से, तो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। ये रहा डिफरेंस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मतलब आपकी कॉस्ट है कितनी 7 रुपए, लेकिन आपका माल सेल कितने में हुआ है, सिर्फ 5 रुपए में, तो भाई 7 रुपए का माल बनाया 5 रुपए में बेचा, तो भाई घाटे में बेचा ना 2 रुपए के। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिफरेंस इज नोन एज द ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो सारे अकाउंट रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये सब कुछ हम कहाँ पे बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं। क्या चीजें डेबिट में जाती हैं, क्या चीजें क्रेडिट में जाती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऐसे फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमने जो है अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे माइनस किए, लेकिन क्या बिजनेस में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं, और भी कुछ खर्चे होते हैं, और भी कुछ खर्चे होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो खर्चे होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, माल को बेचने तक, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाने के खर्चे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कहीं से लोन लिया है तो उसका ब्याज जा रहा है, मशीन का डेप्रिसिएशन जा रहा है, मेंटेनेंस के चार्जेस जा रहे हैं, ये सारे खर्चे भी तो हैं भाई। तो 10 रुपए का 7 रुपए का पेन बनाने का खर्चा है ना, उसको मार्केट तक ले जाने का तो नहीं है ना, मार्केट तक भी तो ले जा रहे हो। आपने एम्प्लॉयर भी रखे, एम्प्लॉय भी रखे हैं, सेल्समैन भी रखे हैं, कमीशन भी देते हो, ऑफिस जो अलग अलग बनाए हैं आपने वहां की इलेक्ट्रिसिटी, वहां का भी सब कुछ देते हो, सैलरी भी देते हो, स्टाफ की डेप्रिसिएशन भी लगता है, मनी मशीन जो मैन्युफैक्चर करती है, तो आपने कहीं से लोन लिया है उसका ब्याज भी तो जाता है। तो ये जो सारे खर्चे हैं ये भी तो माइनस करने हैं। अभी जो हमने माइनस किया ना ट्रेडिंग में, हमने सिर्फ वो खर्चे माइनस किए जो मैन्युफैक्चरिंग के थे। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे माइनस करने से आपका सारा प्रॉफिट आ गया, नहीं। एग्जैक्ट प्रॉफिट जब पता चलता है जब हम बाकी मार्केट तक पहुंचाने तक के, मार्केट में जब उसको कस्टमर तक सेल कर दे, हम वहां तक के जब खर्चे हम माइनस कर देते हैं। तो मान लीजिए 7 रुपए आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा था, प्लस 1.5 आपका माल को मार्केट तक पहुंचाने में और सेल करने में जो खर्चा हुआ वो है, तो आपका एक्चुअल जो कॉस्ट है ना वो कितनी है 8.5 रुपीज। जब आप ये 10 रुपए से माइनस करोगे तो 1.5 रुपए आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट निकालते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं, ग्रॉस।
ठीक है जी। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। तो अब ये आपका ये पूरा थ्योरी पार्ट क्या हो गया जी, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये नल है, बस यही था आपका, है ना, यही था आपका बेसिक। अब हमने देखेंगे इसमें कुछ नहीं है ना, अब हम क्या करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इसके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए, तो आज की क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया है। अब मेरी बात सुनिए एक बार और ध्यान से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना आपकी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, अब हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम ये कर रहे होंगे ना, उसी में मैं आपको ये भी करा दूंगा और ये भी करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि मैं इसको भी कवर कर लूं और थोड़ा सा इसको भी, जिससे कि हम जब उस चैप्टर पे जाएंगे तो हमें ये क्लैरिटी रहे कि हमने जो किया है तो इंटरकनेक्टेड है ये मत सोचना कि आप ये लेक्चर देख लेंगे तो आगे वाला, मतलब ये नहीं देखेंगे तो आगे वाला आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे देखना है इसको। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। आप लोग मिलिए नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में, इसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन के का जो फर्दर जो पार्ट है, जिसमें मैं सीधा न्यूमेरिकल, इंट्रोडक्शन इतना ही था। ठीक है, बट मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए किया कि हम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जो है वो भी मैं इसी में कवर कर लूंगा। तो बेसिकली देखेंगे तो इंट्रोडक्शन आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके, हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जिसका हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या चीजें करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो क्यों बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में अभी एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। देखिए, कल हमने बात किया था फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन, ये आपका चैप्टर 16 है एनआईएस का। ठीक है, हमने मीनिंग कर लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके एक पर्टिकुलर एंड ऑफ अ पीरियड, मतलब पीरियड के एंड में बनाई जाती है, और वो पीरियड जनरली हम कितना लेके चलते हैं, 1 ईयर का लेके चलते हैं ना, जो कि अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या क्या आता है जी, हमारी बैलेंस शीट आती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो भी आता है। बट अभी आपके सिलेबस के लिए अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम अभी कैश फ्लो को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वो आपका अलग से एक चैप्टर है, उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो हमने इसके बारे में बात की। तो बैलेंस शीट क्या बताती है, आपकी पोजीशन बताती है, पोजीशन ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, आपके एसेट और लायबिलिटी की क्या बताती है, पोजीशन बताती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है कि आपके बिजनेस ने पूरे साल में, यानी एक एंड ऑफ अ पीरियड में, यानी पूरे साल में कितना पैसे प्रॉफिट कमाया कि कितना लॉस कमाया, क्या उसका रिजल्ट रहा है ना, नेट रिजल्ट क्या रहा है। फिर उसके बाद हमने बात की थी क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट्स को, बिजनेस के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, ऑपरेशंस को, यानी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पोजीशन को देखेंगे, बिजनेस की एसेट लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, कैपिटल की क्या पोजीशन है। ये हमारे लिए मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्या होता है, सारे एनालिसिस किए जाते हैं, जिसमें हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस। ये सारे एनालिसिस हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही होते हैं। और हेल्प्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, तो मैंने आपको बताया, जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या हम एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई चीज की बात करते हैं, या हम कोई नई प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं, या हम डिसीजन लेते हैं मेक और बाय का, कि हमें खरीद लेना चाहिए या खुद बनाना चाहिए या आउटसोर्स कर देना चाहिए, सारे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी द ऑफ द कंसर्न, ऑब्वियसली इसी के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, मैंने बताया था आपकी बहुत सारी रेशियोज होती हैं, जैसे कि एक रेशियो होती है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है कि बिजनेस अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने में कैपेबल है या नहीं है। तो वो हम कैसे बताते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही बताते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे इसके, है ना। ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी इसके बारे में, कि हमारे जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो होता है, तो 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं, और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। ठीक है जी, ये हम डिटेल में चर्चा कर चुके थे। आगे चलते हैं। फिर हमने इनके बीच में क्या देखा था, डिफरेंस देखा था, पर्पस क्या है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये भी हम बात कर चुके थे। ठीक है जी, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। और फिर हमने इनमें डिस्टिंक्शन के बारे में बात की थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस हमने देखा था सोर्सेज के बेसिस पे, नेचर और अकरेंस के बेसिस पे। ये क्या होते हैं,
ये कैपिटल रिसिप्ट आपकी कैसी होती है, रिकरिंग नेचर की नहीं होती है, नॉन रिकरिंग नेचर, और ये क्या होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे क्या करने जा रहे थे, ये करने जा रहे थे। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। इससे हमें क्या पता चलता है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उसके रिजल्ट पता चलते हैं कि जो भी हमने गुड्स परचेज, जो भी हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, और उसको जो हमने सेल किया है, तो हमें ग्रॉस लेवल पे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसमें ग्रॉस लेवल पे जो हमारा प्रॉफिट्स हुए हैं, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी। तो सारे अकाउंट्स रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सारी की सारी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे और फिर हम थ्योरी करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको वो पार्ट समझ में आ जाएगा तो थ्योरी याद करना, लर्न करना बहुत ईजी है। फिर हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस लेवल पे जो हम क्या करते हैं, जब हम अपने रिवेन्यू में से, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ये पेन जो है इसको बनाने में मेरा 7 रुपए का खर्चा आता है। 7 रुपए मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब माल को बनाने तक में कितना खर्चा आ रहा है, 7 रुपए। मार्केट में मैंने जब इसको सेल किया, मान लीजिए 12 रुपए में सेल किया, तो ग्रॉस लेवल पे आपको प्रॉफिट कितने देखने को मिल रहा है, 5 रुपए देखने को मिल रहा है। कैसे निकाला जी मैंने, कैसे निकाला, देखिए 10 रुपए का ये मेरी इसमें, एक मिनट रुकिए, देखिए जी, अगर आप देखेंगे ग्रॉस लेवल पे, तो हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, मेरी मतलब मेरी कॉस्ट कितनी आई है, मेरी कॉस्ट आई है 7 रुपए, लेकिन मैंने इसको सेल कितने में किया है, 12 रुपए में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए मोटा मोटा मेरे को ग्रॉस लेवल पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है, तो 12 - 7, मेरे को ग्रॉस लेवल पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। क्या यही खर्चे होते हैं बस, और भी खर्चे होते हैं, और भी खर्चे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको हम कौन से एक्सपेंस बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन। ठीक है, तो इनके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे, देखिए। तो जैसे हमने पहले देखा, इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट होते हैं हमारे, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक क्या होता है हमारा, P&L अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है, मतलब ग्रॉस लेवल पे हम चीजों को देख पाते हैं कि हमारे बिजनेस ने ट्रेडिंग एक्टिविटी से ग्रॉस लेवल पे प्रॉफिट कमाया कि लॉस। तो ग्रॉस लेवल पे हमें दिख रहा है कि हमने 5 रुपए का क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया। तो दिस इज नोन एज दी ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि अभी मैंने सेल में से सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे माइनस किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे सिर्फ माइनस किए हैं। अभी इसके अलावा और भी जो खर्चे होते हैं वो अभी माइनस करने बाकी हैं। तो लेकिन दीज आर नॉट द फाइनल रिजल्ट, लेकिन ये जो है आपका 5 रुपए जो निकल के आया, दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तो क्या थे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप उस पर देख पा रहे हो, जैसे मटेरियल लगा है, इस पे लेबर लगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस, पावर लगा होगा, ये आप देख पा रहे हो। लेकिन क्या इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं इस माल को सेल करने तक में, बिल्कुल हो सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अब वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है जी आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए। ठीक है, तो ये जब सब खर्चे हम इसमें से और माइनस कर देते हैं, तो मान लीजिए 5 रुपए मेरा क्या था, ग्रॉस लेवल का मेरा प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था। जब मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन, ठीक है, और क्या माइनस कर दूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अदर फाइनेंशियल चार्जेस, तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो मान लीजिए ये था मेरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव 2, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव 1, तो 5 में से 2 और एक 3, एक 4 गया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1 रुपए निकल के आया। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्या जरूरत पड़ी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की, ऑब्वियसली आपको अगर ये जानना है कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है बिजनेस का, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग से तो सिर्फ क्या पता चलेगा आपको, ग्रॉस लेवल पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। और नेट प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हम जब एक साल के नेट प्रॉफिट को दूसरे साल के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, तो उससे हमें ये हेल्प मिलती है जानने में कि हमने अपने बिजनेस को इस साल प्रीवियस ईयर के मुकाबले ऑफिशिएंटली किया है या नहीं किया है। मान लीजिए पिछले साल आपका प्रॉफिट इतना था, इस साल आपका प्रॉफिट इतना है, तो आप देख पा रहे हैं कंपेयर करके कि आपने इस साल क्या किया है, इतना मार्जिन लिया है, मतलब इस साल आपके बिजनेस ने इतना और एफिशिएंटली काम किया है, तभी तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। डिफरेंट एक्सपेंसेस विच आर टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईयर कैन बी कंपेयर, और जो खर्चे आपने किए हैं उनको भी हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं इस साल के, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कहाँ पे ज्यादा खर्चे हुए हैं और किन खर्चों को हमें क्या करना है,
कंट्रोल करना है। ओके जी, तो ये सारी बातें हमने की थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ, जहां पे हम सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। ये तीन चीजें जो मेजर हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, तो हमने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमने इसमें क्या देखी, दो चीजें देखी। एक हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी, और एक हमने देखा पोजीशन के बारे में बात कर रहा था, पोजिशनल। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमने देखा कि हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है हमारा ट्रेडिंग, एक हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमें क्या रिजल्ट देता है, वो हमें या तो क्या बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा, या फिर क्या बताएगा, हमें ग्रॉस लॉस बताएगा। जब ये निकालते हैं तो ये कौन से खर्चों को कंसीडर करता है, इट ओनली कंसीडर्स, इट ओनली it only considers the direct expenses, direct expenses, ठीक है, सच एज, अब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि सच एज, आपका बता दे रहा हूं मैं, जैसे आपका कोई ओपनिंग स्टॉक पहले का है, ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक किसके बारे में बात कर रहा है, रॉ मटेरियल। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली आपको इस पे देखने को, जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसमें देखने को मिलते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग मटेरियल प्लस आपने कुछ परचेज किया है, क्या परचेज किया, मटेरियल, ठीक है, और कौन से खर्चे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं आपके, जैसे फ्यूल, गैस, पावर, ठीक है, फैक्ट्री लाइट, जो भी फैक्ट्री वाले खर्चे हैं, फैक्ट्री लाइट, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, माल को फैक्ट्री तक लाने तक का जो खर्चा होता है, दैट इज नोन एज द कैरेज इनवर्ड, ठीक है जी। और क्या हो सकता है जी, वेजेस, जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है उनको जो आप वेजेस पे करते हैं, एटसेट्रा, और भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन सारे खर्चों को कंसीडर करता है। लेकिन यहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हमने जब निकाला इन खर्चों को कंसीडर करते हुए, तो उसके बाद हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ले जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं, और पीएनएल से हमारा क्या निकलता है, पीएनएल से हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इन दोनों में से कोई एक चीज निकलेगी, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, हमारा नेट लॉस निकलेगा। अब सुनिए आगे, ये क्या कंसीडर करता है, ये कौन से एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है, उसके बारे में बता देता हूं। तो इट कंसीडर्स द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जब मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा उसी के अंदर आपका, कौन सा आ जाएगा आपका उसी के अंदर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन। अभी मैं बताता हूं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और कौन से खर्चे आ जाते हैं आपके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, और फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपका, है ना, ये सारे जो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं वो सब। तो ये इन इस टाइप के खर्चों को कंसीडर करता है, और ये डायरेक्ट वाले खर्चों को कंसीडर करता है, ठीक है जी। तब हमारा क्या निकल के आता है, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमारा
ट्रेडिंग अकाउंट से, और यहाँ से क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है। ये कौन से खर्चों को कंसिडर करता है, ये डायरेक्ट को करता है, और ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करता है। ठीक है जी, चले आगे देखिए। अब एक इमेजिनरी फिगर मैं ले रहा हूं और उससे हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, फिर पीएनएल को, और अभी बैलेंस शीट पे मैं बाद में आता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या आती है हमारी बैलेंस शीट आती है ना, क्या आती है बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं। अब हमें समझ में आ गई जी ट्रेडिंग में कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो मैं बना रहा हूं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मेट वही होगा जैसा हमने पहले बात की थी। ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ये आपकी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड, और ये साइड कौन सी होती है आपकी राइट साइड होती है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी ऊपर, ये कौन सी है, ये किसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर बोलते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर, है ना। पर्टिकुलर ये क्या है हमारा अमाउंट, ये क्या है हमारा पर्टिकुलर, ये क्या है हमारा अमाउंट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब चलिए, अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ खर्चे दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, कुछ खर्चों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कौन कौन से वो खर्चे हैं। तो अभी हमने खर्चे लिखे थे, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ तो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है कुछ तो मेरे पास रॉ मटेरियल का, किसका रॉ मटेरियल का, पिछले साल का। मान लीजिए यह है 50,000 रुपए का। कितने का रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है मेरे पास, 50,000 रुपए। इस साल मैंने फिर से कुछ माल खरीदा और रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ मैंने परचेज ऑफ मटेरियल, मैंने परचेज किया इस साल मटेरियल 1,70,000 का। कितने का परचेज किया, 1,70,000 रुपए का मैंने क्या किया रॉ मटेरियल परचेज किया। ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करके देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेज हो गया मेरा 1,70,000 का। फिर क्या हुआ जी, इसमें से कुछ मेरा मटेरियल रिटर्न हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखता हूं, रिटर्न आउटवर्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न। मतलब वो माल जो आपने वापस कर दिया, मतलब खरीदा था आपने 1,70 का, लेकिन आपने वापस कर दिया मान लीजिए 20,000 का। ठीक है, तो ये तो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है आपको कि आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, कुछ खर्चे किए हैं, जैसे वेजेस, लेबर को क्या पे किया है वेजेस पे किया है। ठीक है, लेबर को वेजेस पे किया है आपने 70,000 रुपए। ठीक है, फिर आपने फ्यूल, गैस, पावर, ये फैक्ट्री में लगता है ना, इस पे आपने खर्च किया है 30,000 रुपए। फ्रेट इनवर्ड, माल को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, मान लीजिए ये फैक्ट्री आपकी। ठीक है, ये क्या है आपकी फैक्ट्री है, माल को फैक्ट्री तक के लाने का खर्चा, इसको बोलते हैं हम फ्रेट इनवर्ड, या कैरेज इनवर्ड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, जब माल यहां से बन के तैयार हो जाता है मार्केट में जाता है, इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, या आउटवर्ड फ्रेट, आउटवर्ड फ्रेट। हम ट्रेडिंग में सिर्फ कहां तक के खर्चे लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो ये कहां चला जाएगा, ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमारा कहां जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री तक के जो खर्चे होते हैं वो सब कहाँ आते हैं ट्रेडिंग में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेट इनवर्ड हो गया मान लीजिए आपका 10,000 रुपए। कितना हो गया जी फ्रेट इनवर्ड आपका 10,000 रुपए, आपका फ्रेट इनवर्ड हो गया। ठीक है, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, वेजेस हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया आपका। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे खर्चे हो गए जी। अब मैं बात कर रहा हूं, आपने जितने भी रुपए का माल बनाया, भाई ये सारा खर्चा आपका माल बनाने में लगा। 50,000 रुपए का आपके पास ओपनिंग स्टॉक था कुछ, 1,70,000 का आपने माल और खरीदा, तो आपके पास लेकिन 20,000 का आपने वापस कर दिया, तो 1,70,000 में से 20 यानी 1,50,000 का माल और आया,
50 का पहले था तो कितना हो गया आपके पास, 2 लाख रुपए का माल हो गया। 2 लाख रुपए के माल को, फाइनल रॉ मटेरियल को, 2 लाख रुपए के रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने में क्या क्या लगा है आपका, आपका भाड़ा लगा है, वेजेस लगे हैं, फ्यूल लगा है, गैस लगा है, पावर लगा है, फैक्ट्री का रेंट भी लिख लो, लिख लो यहाँ पे लिख लो फैक्ट्री रेंट। ठीक है, देखिए फैक्ट्री रेंट, ठीक है, मान लीजिए 30,000 रुपए आपका फैक्ट्री का रेंट लगा है। ठीक है, ये सब खर्चा मिला के आपका कुछ माल बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, कुछ माल आपका बन के तैयार हो गया। लेकिन उस माल को तैयार करने में आपकी, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ, माल को बनाने तक में जो मेरी लागत लगी है, दिस इज ऑल टोटल, वही है मेरा। ठीक है, क्या ये जरूरी है कि जितना माल आपने बनाया वो सारा का सारा माल आपका सेल हो जाए साल के एंड में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपने माल बनाया कितने रुपए का, आप इसको माइनस फिगर मानिए, तो 2 लाख आपका हो गया, 2 लाख, 3 लाख, 3,40,000 रुपए का आपने माल बना के तैयार किया, कितने का, 3,40,000 का। लेकिन क्या जरूरी है सारा का सारा माल आपका सेल हो जाए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितना माल सेल हुआ है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ जी, मेरी जो सेल दे रखी है, मेरी क्या दे रखी है यहाँ पे, सेल दे रखी है 4,50,000 रुपए की। कितने की सेल हुई है मेरी, 4,50,000 रुपए की सेल हुई है। लेकिन, या 4,70,000 मान लीजिए, 4,70,000 रुपए की मेरी क्या हुई है, सेल हुई है, जिसमें से मेरा सेल्स रिटर्न भी हो गया है। सेल्स रिटर्न, या इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ये कितना है, 20,000, ये भी है। तो आपकी नेट सेल कितनी हुई है, 470 - 20, आपकी नेट सेल कितनी हुई है, 4,50,000 की आपकी नेट सेल हुई है। ठीक है, दिस इज व्हाट, नेट सेल। और मैं बोल रहा हूं आपको कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, आपका माल आपका कुछ बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बचा है ना, वो आपका बचा है जी 40,000 रुपए। कितना बचा है, 40,000 रुपए। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आपका कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। आपको क्या बताना है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए चलिए चलते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ। ठीक है जी, समझ में आ गई बात क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मटेरियल का 50,000, आपने इस साल माल खरीदा 1,70,000 का, लेकिन 20,000 का वापस हो गया, तो यानी 1,50,000 का माल आपने और खरीदा। 1,50 + 50 कितना होता है आपका, 2 लाख का आपके पास मटेरियल हो गया। उस 2 लाख के मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये सारे खर्चे किए हैं, 7 और 3 10, 1,10,000 और 30,000, 1,40,000 रुपए आपने खर्चे किए। तो टोटल आपका जो माल बन के तैयार हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है, 3,40,000। लेकिन क्या ये जरूरी है कि 3,40,000 रुपए का जो माल आपने प्रोड्यूस किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारा का सारा आपका सेल हो जाए, नहीं। तो क्या बोल रहा है, आपका 40,000 रुपए का माल बच गया, दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक। तो 3,40,000 रुपए का मैंने साल में माल प्रोड्यूस किया, लेकिन 3,40,000 में से 40,000 रुपए की लागत का माल मेरा क्या हो गया है, बच गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कितनी लागत का माल सेल हुआ है, कितनी लागत का माल सेल हुआ है, 3 लाख रुपए की लागत का माल हमारा सेल हुआ। चलिए, यहां से नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हम कहां पे लिखेंगे इसको, डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। जितने भी खर्चे हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले उठाते हैं एक एक करके। इधर से देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस है, फ्यूल है, गैस फ्रेट है, ये सब है। तो ये सारे के सारे खर्चे हमें कहाँ लिखने हैं, सारे के सारे खर्चे हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाने हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम सारे खर्चों को लेके जाएंगे तो कहाँ पे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसका, ठीक है, मैंने थोड़ा साइज इसका थिकनेस को कम कर दिया है जिससे कि इजी हो लिखना। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखूंगा जी, टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का माल था आपका स्टार्टिंग में, 1 लाख, सॉरी 50,000 रुपए, तो लिख लो यहाँ पे 50,000 रुपए। आपके पास कितने का माल है, 50,000 रुपए का। नेक्स्ट आगे चलो, इस साल और कितना खर्चा किया, खरीदा कितना है आपने, 1,70। ध्यान रखना,
परचेज में से अगर कोई परचेज रिटर्न दे रखी है तो उसको माइनस करके बाहर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टू परचेज कितना है मेरा, परचेज कितना है मेरा 1,70,000। अब इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, परचेज रिटर्न। जैसा बता रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक है, कभी भी गलत नहीं हुआ क्वेश्चन। माइनस कर दिया मैंने परचेज रिटर्न, इसको मैं क्या और बोलता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड मतलब मैंने अपना माल वापस किया है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ वापस किया है, तो यानी कि परचेज किया होगा तभी तो वापस कर रहे हो ना आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना है जी, 20,000 है। चलिए ये हो गया 20,000। तो कितना बचा अपने पास, लाइन इसलिए खींचते हैं नीचे ताकि इसमें से माइनस करके हम बाहर लिख सकें। तो बचा कितना मेरा, 1,50,000 बचा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अगला खर्चा क्या है अपने पास, अपने पास अगला खर्चा क्या है देखिए जी। अगला खर्चा है रिटर्न आउटवर्ड, ये हो गया। वेजेस है 70,000, फ्यूल गैस पावर है 30,000। तो लिख देते हैं यहाँ पे टू वेजेस कितना है 70,000। फ्यूल गैस पावर कितना है, ये भी खर्चे हैं। टू फ्यूल गैस पावर ये कितना है 30,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या बचा, और फ्रेट इनवर्ड बचा और फैक्ट्री का रेंट बचा। ठीक है, टू फ्रेट इनवर्ड और टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के है ना सारे खर्चे। अगर ये ऑफिस का रेंट होता तो यहाँ लिखता क्या, नहीं लिखता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऑफिस का रेंट कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे मेरे कहाँ जाते हैं, पीएनएल में, तो वहां लेके जाता है इसको। ठीक है जी, तो ये 10,000 है, ये 30,000 है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये लिख दिया जी मैंने 10,000, ये लिख दिया मैंने 30,000। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल। ये टोटल मैंने क्या किया इस साल अपने माल को बनाने में, ये टोटल खर्चा किया है। ठीक है जी, अब ये जो मैंने टोटल खर्चा किया है अपने माल को बनाने में, ये सेल कितने रुपए में हुआ है, तो बाय सेल आपको दे रखी है, लेकिन सेल्स में से कुछ रिटर्न भी तो हो रहा है। तो सेल कितनी है देखिए, सेल क्रेडिट साइड में जाएगी, इनकम है ना 470, लेकिन उसमें से आपका 20,000 का माल रिटर्न भी हुआ है, तो रिटर्न माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,70,000, लेकिन माइनस क्या कर दूंगा, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न, कितने रुपए की हुई है, 20,000 रुपए का मेरा माल वापस हो गया है। तो भाई मेरा माल अगर 470 का सेल हुआ, 20,000 रुपए का माइनस हो गया, वापस हो गया, तो यानी 450 की तो सेल हुई मेरी इफेक्टिव सेल। नेट सेल कितनी है मेरी, 4,50,000 की हुई। ठीक है, और इसको क्लोजिंग स्टॉक भी हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओपनिंग इधर लिखते हैं, क्लोजिंग किधर लिखते हैं, इधर। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का माल बचा था आपका, 40,000 रुपए का माल बचा था। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन से आया, देखिए कितने का माल बचा था, 40,000, तो मैंने लिख दिया 40,000। ठीक है जी, ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो ध्यान से सुनिए। ये क्या है, ये जो पूरी की पूरी है हमारी, ये पता है क्या है, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये, टोटल यहां से यहां तक का जो है। ठीक है, दिस इज व्हाट माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मैंने कितने, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितनी टोटल, 3,40,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैंने पूरे साल में 3,40,000 रुपए का माल बनाया। लेकिन क्या पूरा माल सेल हो गया, नहीं। कितना माल बच गया मेरा, मेरा माल 40,000 का बच गया। तो भाई मेरा 3 लाख की कॉस्ट वाला माल ही तो सेल हुआ है, मेरी 3 लाख की कॉस्ट वाला माल सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब 3 लाख रुपए की लागत वाला माल मेरा बिका है। 3 लाख रुपए लागत है, लेकिन बिका कितने में है वो, 4,50,000 में। समझ में आया ना भाई, आपने देखा 3,40,000 रुपए का आपने माल बनाया, 40,000 रुपए का माल आपका अभी भी बचा हुआ है, तो यानी कि आपने 3 लाख रुपए का माल कितने में सेल कर दिया है, आपने सेल कितने में कर दिया है, 4,50,000 में सेल कर दिया है। तो 3 लाख का माल 4,50,000 में सेल हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया जी 1,50,000। यही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इधर, देखिए काम करिए, पहले लिख दीजिए टोटल, है ना, दोनों साइड ऐसे लिखते हैं ना बैलेंसिंग फिगर। इधर साइड हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कर देंगे इसको। ठीक है जी, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये बंद किया। ठीक है जी, चलिए तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 450 और 40 कितना हो गया, 4,90,000। 4,90,000 ज्यादा वाली साइड यही है, तो टोटल इधर ज्यादा लिख दिया मैंने। 4,90,000 में से माइनस कर देंगे आप कितना, ये कितना है आपका, 490 में से आपने माइनस कर दिया इधर का 3,40,000।
तो ये 4,90,000 उधर था आपका, माइनस कर दो यहां से यहां तक का आपका टोटल कितना था, 3,40,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 150 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको बोलेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको क्या बोलेंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 490 में से माइनस कर दिया मैंने ये सब, तो मेरा आ गया 1,50,000। दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आई कि नहीं आई। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है जी, आप सारी चीजें जो है वहां पे पोस्ट कर दीजिए, जिधर वाली साइड ज्यादा होती है उसका टोटल लिखेंगे, और इधर साइड से माइनस कर, मतलब इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो देख लेते हैं, यही बात हमने यहाँ पे देखी थी, यही बात हमने कहाँ पे देखी थी, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में देखी थी कि, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा और जूम कर दो इसको, ये लो, ये देखो। अब आप पढ़ेंगे तो शायद अब आप इस थ्योरी को जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे कि हम जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे। ठीक है जी, चलिए। अरे यस, पढ़िए क्या लिखा है। ये क्या हो गया, ठीक है पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इन केस द टोटल सेल वैल्यू, सॉरी पढ़ो इसको क्या लिखा है, इन केस द टोटल सेल्स वैल्यू एक्सीड्स, ज्यादा हो जाती है किससे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, जो माल आपने बेचा है उसकी लागत से आपकी सेल वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, तो द डिफरेंस इज कॉल्ड एज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस कॉस्ट डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपकी जो टोटल सेल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये ज्यादा हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या हो जाता है आपको, ग्रॉस लॉस हो जाता है। तो यही तो हुआ है भाई, देखो यही तो हुआ है हमारे साथ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी जो सेल वाली साइड है टोटल वो कितनी, हमारी जो सेल है वो कितनी है, 4,50,000 की है। हमारी सेल कितनी है, 4,50,000 की है। और वो माल जो हमारा बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 लाख है। तो हमारी सेल जो है वो क्या कर रही है, हमारी कॉस्ट को एक्सीड कर जा रही है, कितने से, 150 से, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी, आई थिंक अभी वो थ्योरी आपको समझ में आ गई क्या है। तो जो 3,40,000 मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जब हम क्या माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी वो माल जो हमने बेचा है उसकी कितनी लागत है। तो कैसे निकालेंगे, जितने में माल आपने बनाया, 3,40,000 का प्रोडक्शन किया, 40,000 रुपए उसमें से आपने क्या कर लिया, 40,000 रुपए का माल आपका नहीं बिका, तो वो क्लोजिंग स्टॉक कितनी लागत का माल बिक गया, 3 लाख की लागत का माल सेल हो गया। यानी वो गुड्स जो सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी वो गुड्स जो सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपए। कितने में सेल हुआ है, 450 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी, 3 लाख का माल 450 में सेल हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया अपना, 1,50,000 हो गया। तो चलिए अभी फॉर्मूला क्या बन गया, अभी आप फॉर्मूला क्या बन गया इसका। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं ताकि आपको याद रहे, तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे अपन लोग, देखिए। तो मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो आप यही तो बताएंगे भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो आपके डेबिट साइड में खर्चे हैं उन सबको प्लस कर देंगे, जीपी छोड़ देना, तो क्या कहलाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। वेरी गुड। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस, या फिर ऐसे लिख लो इसको, प्लस नेट परचेज, नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब क्या है, परचेज में से माइनस कर दो, परचेज में से माइनस कर दो परचेज रिटर्न, फिर प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस किया था हमने, फिर हमने परचेज प्लस किया, फिर हमने क्या किया, परचेज रिटर्न माइनस किया, फिर हमने वेजेस प्लस किया। तो प्लस क्या कर दोगे, वेजेस, प्लस क्या कर दोगे, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, प्लस क्या कर दोगे, फ्रेट इनवर्ड के बाद फ्यूल, गैस, पावर, प्लस कर दोगे फैक्ट्री का रेंट,
मतलब फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं ना वो सब प्लस कर दोगे आप, तो ये क्या निकल के आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। अब मैं पूछूं आपसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? यानी वो माल जो बिक रहा है उसकी लागत कितनी है। तो भाई जो माल बिक रहा है वो कैसे पता चलेगा? आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्शन है, यानी जितने का माल आपने बनाया उसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर दीजिए माइनस? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भाई हमारा ये सब जो था वो कितना था, 3,40,000 था। फिर हमने देखा 3,40,000 में से जब हमने क्लोजिंग स्टॉक 40,000 माइनस किया तो हमें पता चल गया हमारी कितनी लागत का माल बिका है, 3 लाख की लागत का माल हमारा सेल हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड कितनी लागत, यानी कॉस्ट। वो गुड्स जो सोल्ड हो गया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, COGS। अब मैं जब भी आगे बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, COGS बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये कितना हो गया जी आपका, 3 लाख हो गया। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, कैसे निकाला जी ग्रॉस प्रॉफिट? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए? तो इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, जीपी। तो कैसे निकाला जीपी, जब हमने क्या किया, अपनी नेट सेल में से, नेट सेल में से क्या माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS माइनस कर दिया, COGS। तो बताइए नेट सेल आपको कितनी दी हुई थी, 4,50,000 सेल दी हुई थी कि नहीं दी हुई थी, बताइए। माइनस कर दोगे उसमें से 3 लाख, आपका COGS निकला है कि नहीं निकला है? तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000 आ गया। तो ये तीन फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से बताइए। अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो अब एक फॉर्मूला और बता दीजिए। एक फॉर्मूला इसी में मैं लिख दूं क्या, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ओके, ठीक है, इसी में एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं मैं। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, सेल जो जो ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे निकलता है, जब सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो आपको सेल निकालनी है तो सेल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी? तो सेल कैसे बनती है, सेल इज इक्वल टू होता है कॉस्ट COGS और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट या जीपी लिख दो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जीपी, देखो ना भाई, ये निकालनी है आपको। तो इसको कहां ले जाओगे, इधर ले जाओगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, COGS प्लस जीपी। अब इन तीनों में से आपको कोई भी आइटम अगर निकालनी है तो इन्हीं फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आ गया COGS निकालने का तरीका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या माइनस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक, COGS आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट सेल में से COGS माइनस करो, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और सेल कैसे होती है, COGS और जीपी को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाता है आपका, सेल। जैसे कि मेरी कॉस्ट थी 3 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000 रुपए। तो भाई आ गया ना मेरा 4,50,000, यही तो मेरी सेल थी। 4,50,000 यही तो मेरी क्या थी, सेल थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीजें क्लियर हो गई अगर आपको, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा आपके बुक पे चलते हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिलेगी और अच्छा लगेगा आपको। देखिए, ये देखिए, तो COGS का मतलब क्या होता है, COGS इज कंप्यूटेड टू नो दी प्रॉफिट अर्न। भाई COGS कैसे निकालते हैं, कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, COGS निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाला जी COGS, COGS कैसे निकाला देख लो आप, कैसे निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए COGS की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है, एग्री कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हमने करके देखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ग्रॉस COGS कैसे निकलता है, जितना भी आपने परचेज किया है, जितने भी आपने खर्चे किए हैं उन सब में से क्या माइनस कर दीजिए आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। देखिए COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो लिखा है हमने। COGS इज इक्वल टू क्या होता है, ये सब मिला के क्या बना हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना, क्या बना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और उसमें से माइनस क्या कर दिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक, यही तो किया था अभी हमने अपने उस वाले में। तो ये आ गया हमारा आंसर। इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है जी, देखिए इलस्ट्रेशन एक बार, बहुत आसान है, फटाफट से देखते हैं। देखो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बता दो अब। देखो, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, देखो, आपको दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज और प्लस वेजेस, ये 1 2 3 4 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो कितना हो गया आपका? 10,000 प्लस 80,000 90,000, 90,000 प्लस 2 92, और 92 प्लस 666 98,600, 98,600, 98,600। हाँ, माइनस कर दो क्या इसमें से? क्लोजिंग स्टॉक। भैया आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें से क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 8,000। तो एक काम करो, 8,000 माइनस करो इसमें से, -8,000। तो आपका सीओजीएस कितना आ जाएगा? 90,600 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका सीओजीएस? 90,600। तो देखिए 90,600 आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया आपको? इजी था ना? कितना आ गया? 90,600 आ गया ना। यहाँ पे देखो ये 90,600। तो इन्होंने क्या किया, इसको इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना लिख के ऐसे अलग अलग लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? इन सब का टोटल करके क्या बना लिया था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना लिया था। ठीक है, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ये क्या है? सेल में से, सेल में से अब क्या निकालना है? सीओजीएस निकालना है। सेल में से क्या निकाल, माइनस कर दो? सेल्स रिटर्न। ये ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट, इन तीनों को प्लस करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस आ जाएगा। सीओजीएस में से सेल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, आपका क्या आ जाएगा? सीओजीएस। और यही आपको निकालना था, ये रहा। ठीक है, और प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे? सेल में से सीओजीएस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब ये सारे फॉर्मूले में मैं करा चुका हूं आपको भाई। ठीक है जी। देखो, देखो एक मिनट इधर, ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको जस्ट कराया है। देखो कैसे किया था हमने। देखो भाई, मैंने क्या बताया था, आप एक ऐसे बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, यही बोला था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय सेल। क्या लिखते हैं? बाय सेल। और माइनस कर देते क्या? सेल्स रिटर्न। तो सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करो तो 62,500 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 62,000। लिख दिया। ठीक है जी, फिर आगे चलो। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है? इधर आता है हमारा, लिख दिया। प्लस परचेज इधर ही आती है हमारी, लिख दिया। परचेज रिटर्न है कोई? नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस इधर ही आते हैं हमारे, यस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है हमारा? इधर आता है, लिख दिया। चलिए वैल्यू लिख देते हैं फटाफट से। ये कितना है आपका? 6400। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 6400। ये कितना है आपका? परचेजेस 32,000, 32,000। आगे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? 4200 है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? 7,200 है। ठीक है जी, अब कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्या आ जाएगा? बाय जीपी आ जाएगा। ये जब करेंगे तो क्या आएगा? जीपी आएगा। तो देखो ये कितना हो गया? 62 प्लस 7 कितना होता है? 69, 69,200 हो गया। तो 69,200 हो गया। ये वाली साइड ज्यादा है, इसमें से माइनस कर दो। कितना है? 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 4 कितना होता है? 42, 42,600 माइनस कर दो इसमें से। 42,600 माइनस करे, 0 0, और 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 8 में से 2 गया तो आपका 6 बचा, और इधर आपका 6 में से 4 गया तो 2 बचा। आपका आ गया 26,600। 26,600 ये क्या आ गया? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, सेल इज, आपका क्या बताया था मैंने कि सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल में से क्या माइनस कर दो आप? जीपी माइनस कर दो। तो सेल आपकी कितनी है? 62,000 है ना, माइनस कर दो इसमें से जीपी 26,600। ठीक है, तो माइनस करिए 60 में से 20, 62,000 माइनस 26,600। ये 0 0 4 5 और 3, 35,400, 35,400। ये आपका सीओजीएस आएगा आई थिंक, सॉरी, सीओजीएस। ठीक है, तो 35,400। और ये कितना था? ये कितना था? अच्छा ये लेकिन ऐसे नहीं जाएगा नीचे ना, चलो कोई बात नहीं, इसको कहीं पे लिख लेते हैं। 34,400 है और ये 26,600 है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, 34,400 और 26,600। चलिए देखते हैं। देखिए 26,600 आ गया। ठीक है, सॉरी 35,400 आएगा वो। ठीक है, 35,400 और 26,600। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या था? आंसर था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है जी, चलें आगे। देखिए चलते हैं अब आगे। ठीक है जी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया? ये इजी है।
तो ये फॉर्मूले हमने बनाए यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसी से हमारा पूरा क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलें आगे, देखिए आगे। अब हम जाते हैं किसमें, पी एंड एल अकाउंट में। किसमें जाते हैं अब हम, पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। तो अभी पी एंड एल की कुछ आइटम्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बैलेंस शीट उससे अगली वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, इंट्रोडक्शन में ही मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं। तो जब हम क्या चलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड वाले पे चलेंगे और थर्ड पे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी सी आसान है और न्यूमेरिकल वहां पे हम करेंगे उसके आगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अब ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनने के बाद, ट्रेडिंग बनने के बाद हम कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं। ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, तो ये हमारा किसके बाद बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस किसके बाद बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। आपने जब मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे उसमें से माइनस कर दिए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाकी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां से माइनस होंगे। ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करें। देखो, तो अब वहां से जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ना, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ता है, इधर लेके आना पड़ता है। तो ये जो जीपी हमने निकाला है ना, ये जीपी, इसको मैं लिख दूं 490। तो ये जो जीपी है ये कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट का बैलेंस है। अब हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल में लेके जाएंगे। तो पीएनएल अकाउंट हमारा शुरू कहाँ से हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट से ही शुरू हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कहाँ से आया ये आया आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना आया था, 1,50,000 आया था। कितना आया था, 1,50,000। यहां तक बात समझ में आ गई जी। चलिए, अब मैंने क्या बताया था, इसमें कौन से खर्चे आते हैं आपके, इसमें आपके वो सारे खर्चे और वो सारी इनकम आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्ट है, सेलिंग से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, आपका फाइनेंशियल चार्जेस हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे सैलरी की बात होगी। ठीक है, वहां क्या था, वेजेस, और यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी। तो अगर सैलरी लिखा होगा तो यहाँ लिखेंगे और वेजेस लिखा होगा तो ट्रेडिंग में लेके जाएंगे। तो मान लीजिए आपकी सैलरी है, मान लीजिए 40,000 रुपए। कितनी है सैलरी, अरे 40,000 रुपए क्या है, सॉरी सैलरी है, 40,000 क्या है, सैलरी है। फिर आपने देखा डेप्रिसिएशन, जो मशीन आप चला रहे हैं, मशीन और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। मान लीजिए कुछ मशीन पे है और कुछ किस पे है, बिल्डिंग पे है। तो ये भी खर्चा है भाई, 5,000 इस पे है और 10,000 आपका इस पे है। तो टोटल 15,000 रुपये आपका ये खर्चा हो गया। आपने बैंक से कहीं से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट जाता है वो भी क्या हो, फाइनेंशियल चार्ज कहलाता है। तो वो भी क्या हमारा एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट है, तो उसको भी यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और टू रेंट, किसका है ये रेंट, ऑफिस का है। फैक्ट्री का होता तो कहाँ जाता, पीएन उसमें ट्रेडिंग में चला जाता। ठीक है जी, ऑफिस का रेंट हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया मान लीजिए आपका 5,000 रुपए। ठीक है, और आपका ये रेंट हो गया मान लीजिए आपका 12,000 रुपए। कितना हो गया, रेंट हो गया आपका 12,000 रुपए। फिर भाई ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह का भी खर्चा है, तो टू स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा आपका 3,000 रुपए का है। ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सब कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ पे जाएंगे। जैसे मैं डालता जा रहा हूँ इसको, ठीक है जी। और मान लीजिए कुछ डेटर्स है जिनसे पैसा मिलना था लेकिन अब नहीं मिल रहा है, तो वो बैड हो गए हैं, तो बैड डेट्स ये हो गए आपके 10,000 के। ऐसे डेटर्स हैं जो क्या हो गए, बैड, जिनसे अब पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या आ सकता है जी, टू आपका कमीशन हो गया। कमीशन किसको, सेल्समैन को। आपने क्या किया, सेल्समैन को कमीशन दिया, टू कमीशन टू सेल्समैन। ठीक है, बस मैं कमीशन लिख दे रहा हूं तो आपको इजी रहेगा समझना, है। तो कमीशन है मान लीजिए आपका 7,000 रुपए। 7,000 रुपए क्या हो गया जी आपका, कमीशन हो गया। और क्या खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी,
किसकी? ऑफिस वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 3,000 रुपए। रिफ्रेशमेंट हो गया, कोई कन्वेंस का भाड़ा हो गया, ठीक है, तो 3,000 रुपए। अब कैरिज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड? फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड मतलब जो माल बाहर बेचने तक में ले जाने का जो खर्चा होता है, मान लीजिए वो है आपका 5,000। कितना है जी वो आपका? 5,000। ठीक है, तो ये आपके मोटे मोटे मान लीजिए इतने खर्चे हो गए। इनकम में क्या आ सकता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग किराए पे उठा रखी है तो उसका रेंट आता है, तो बाय रेंट रिसीव्ड। कोई आपको कमीशन वगैरह मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, ये कुछ आपकी क्या हो गई जी? इनकम हो गई। कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी खर्चे खर्चे जो हैं इनडायरेक्ट वाले और इनडायरेक्ट नेचर के जो आपके इनकम्स हैं वो सब कहाँ आएंगे? आपके पीएनएल में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, तो मान लीजिए आपका जो रेंट है वो है जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो आपका 20,000 रुपए है। कमीशन जो आपको रिसीव हो रहा है वो आपका 17,000 रुपए है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका मान लीजिए 13,000 रुपए है। कितना है? 13,000 रुपीज। 13,000 रुपये। तो आपका पहले से ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो चुका है जी? ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आपका कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,50,000। फिर आपके ये कुछ इनकम और हुई है, तो आपका ये टोटल इनकम वाली साइड कितनी हो गई आपकी? इनकम वाली साइड आपकी टोटल कितनी हो गई बताइए? 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये आपका हो गया 2 लाख। कितना हो गया आपका ये? 2 लाख हो गया। इनकम वाली साइड कितनी हो? 2 लाख। अब देखिए, यानी कि ये डेबिट साइड है आपकी और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। यानी इनकम आपकी ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं देख लेते हैं। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और एक 100। ये कितने हैं जी आपके? 1 लाख हैं। कितने आपके? 1 लाख। तो भाई आपकी इनकम कहती है कि 2 लाख और आपके खर्चे जो हुए हैं ये वाले वो कितने हुए हैं? 1 लाख। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है जी आपको? आपका नेट प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट। कितना है जी? 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख रुपए का मुझे क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या कर दूंगा अब? टोटल लिख के यहाँ पे बंद कर दूंगा इसको। तो ये मेरा टोटल कितना था जी? 2 लाख था, उधर वाली साइड मिला के और इधर वाली साइड का भी। ठीक है, बैलेंसिंग कर दिया हमने इसको और इसको हम क्या कर देंगे? क्लोज। तो यही हमने देखा था वहां पे पीएनएल में। क्या देखा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कि अगर आपकी इनकम साइड क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? पीएनएल अकाउंट पे आ जाए, आपको शायद समझ में आएगा। फिर देखिए, एज स्टेटेड इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फिर पीएनएल बनता है। तो हमने बना लिया। यू हैव सीन द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? कि हम ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल सकें और ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या ये फाइनल है रिजल्ट? नहीं, बिल्कुल फाइनल नहीं है। बिजनेस ऑपरेशन एंटरप्राइज के लिए फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रीट किया है, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो दिखाने हैं। कौन से होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, फाइनेंशियल चार्जेस जो हमने लिखा, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन हमने लिखा, मेंटेनेंस के कुछ चार्जेस लिखे हो गए। ये सारे खर्चे भी तो हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? पीएनएल अकाउंट बोलते हैं। और पीएनएल अकाउंट इज कॉल्ड, उससे क्या निकलता है आपका? पीएनएल अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकलता है और या फिर नेट लॉस निकलता है। तो हमारे केस में क्या निकला है जी? नेट प्रॉफिट निकला है। ठीक है जी, क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पीएनएल वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का जो होमवर्क है वो क्या होगा? जब भी आप इस लेक्चर को देखेंगे, आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप अपनी बुक को देखेंगे, जो भी आपके स्टडी नोट्स हैं, रेफरेंस मटेरियल जो भी आपके पास है ना, इसका आप वहां से चेक करेंगे। आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उनको क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर आप क्या करेंगे? इससे हिंट लेंगे। हालांकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट जब कराऊंगा तो एक क्वेश्चन उसमें भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है जी, डन? पक्का? देखिए आगे, ये था हमारा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यही है, फ्यूल, गैस, फ्रेट, वेजेस,
यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओपनिंग परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, वेजेस, फ्यूल, गैस, पावर, एक्साइज, फैक्ट्री के रेंट, हीटिंग, लाइटिंग, फैक्ट्री फैक्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें। इधर क्या आता है, सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है,